तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 7 अगस्त से 28 अगस्त तक। उसी के जीके जीएस के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है अमोनियम क्लोराइड। यह आपको ध्यान में रखना है। शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड उपयोग विद्युत अपघटय के रूप में किया जाता है। यहाँ पर आपको जिंक क्लोराइड भी ध्यान में रखना है। पेपर में दो तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है और ऑप्शंस में अमोनियम क्लोराइड भी हो सकता है और जिंक क्लोराइड भी हो सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर ऑप्शंस में अमोनियम क्लोराइड हो तो आप अमोनियम क्लोराइड पर टिक कर सकते हैं, या जिंक क्लोराइड हो तो जिंक क्लोराइड पर आप टिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखना है कि शुष्क सेल होते हैं ये प्राथमिक सेल होते हैं। एक शुष्क सेल का EMF लगभग कितना होता है? 1.5 V होता है। रासायन ऊर्जा से शुष्क सेल के माध्यम से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। एक शुष्क सेल में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा संग्रहित रहती है। शुष्क सेल एक जिंक कार्बन बैटरी है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। डायनेमो डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि डायनेमो जो है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगर हम बात करें डायनेमो की, तो डायनेमो उपकरण का उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। डायनेमो उपकरण फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के सिद्धांत पर आधारित है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। डायनेमो उपकरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो डायनेमो उपकरण की खोज माइकल फैराडे के द्वारा की गई थी। यह भी आपको ध्यान रखना है। पेपर में अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि डायनेमो उपकरण की खोज किसके द्वारा की गई थी, माइकल फैराडे के द्वारा की गई थी। डायनेमो को कभी कभी विद्युत उत्पन्न करने वाला कहा जाता है। यह वास्तव में ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा। आकाश नीला लगता है, क्यों? आकाश नीला इसलिए लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है। यह आपको ध्यान में रखना है। एक प्रश्न के कई फैक्ट होते हैं और इन्हीं फैक्ट से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। आकाश नीला क्यों होता है? आकाश नीला इसलिए होता है चूंकि तरंग दैर्घ्य कम होती है, नीले रंग का बिखरना आसान होता है। ठीक है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वैज्ञानिक रैले ने सबसे पहले आकाश के नीले रंग की व्याख्या की थी। अगर पेपर में प्रश्न पूछा जाए बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में कि सबसे पहले आकाश के नीले रंग की व्याख्या किसके द्वारा की गई थी, तो वैज्ञानिक रैले के द्वारा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा सही बच्चे। अति चालकता का लक्षण है। अति चालकता का लक्षण है अनंत पारगम्यता। क्या है? अनंत पारगम्यता। अति चालक चुंबकीय क्षेत्र से मुक्त क्षेत्रों के निर्माण में अपने उपयोग के लिए लोकप्रिय है। अति चालक अवस्था में पदार्थ प्रतिचुंबकीय है। एक अति चालक की सापेक्ष चुंबकीय पारगम्यता 0 होती है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। सुपर कंडक्टिविटी का अवलोकन C और कम आवृत्ति होता है। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। वर्ष दीर्घतम कब होता है? वर्ष दीर्घतम नेपच्यून पर होता है। यह आपको ध्यान में रखना है। 6962 संख्या दीर्घतम है। वर्ष की सबसे लंबी अवधि वरुण ग्रह पर होती है। ठीक है। वर्ष की सबसे लंबी अवधि किस ग्रह पर होती है? प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है, तो वरुण ग्रह पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है?
वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव। जल के पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें लगभग गोलाकार संरचना में बनने लगती हैं। बारिश की बूंदों का आकार गोल सतह तनाव के कारण होता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, अगर आप कमरे में रखा जो रेफ्रिजरेटर या फ्रिज है जो आपकी, अगर आप इसको खोलते हैं तो आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ठीक है। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। यदि फ्रिज को विद्युत आपूर्ति से जोड़कर उसका दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान भी गर्म होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि मैरी और पियरे क्यूरी, पोलिश और फ्रांसीसी रासायनिक ने 1898 रेडियम की खोज की थी। तो रेडियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? मैरी और पियरे क्यूरी, पोलिश और फ्रांसीसी रासायनिक के द्वारा वर्ष 1898 में। यह खोज बोहेमिया, आज के चेक गणराज्य में पाए जाने वाले पिंच ब्लेड, एक प्रकार का यूरेनियम अयस्क के अध्ययन से हुई है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। थोरियम तत्व मोनोजाइट रेत का शोधन करने के बाद प्राप्त होता है। अबरक भारत में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम मुख्य रूप से नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। यह आपको ध्यान में रखना है। प्रारंभिक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूसियों द्वारा विखंडन अभिक्रिया पर प्रयोग किए गए थे। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। परमाणु बम अनियंत्रित परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम और हाइड्रोजन बम परमाणु विखंडन अभिक्रिया क्रमशः परमाणु संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन बम की, तो हाइड्रोजन बम परमाणु संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इन्हीं फैक्ट से जो पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 0.55H2O। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो सूत्र होता है CaSO4 1/2H2O और CS3COOH, ये एस्टिक अम्ल का सूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका उत्पाद है? कैल्शियम का उत्पाद है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 की 2 सूत्र इकाइयाँ पानी के एक अणु को साझा करती हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खाना पकाने के लिए नहीं किया जाता है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी प्रूफ कंटेनर में संग्रहित किया जाता है। किस में संग्रहित किया जाता है? कंटेनर में संग्रहित किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। तो अगला प्रश्न देखेगा। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य किस वर्ष बना? तो तेलंगाना भारत का 29वां राज्य वर्ष 2014 में बना। 2014 में आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन करके तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बन गया था। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तेलंगाना स्थापना दिवस के रूप में तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून को मनाया जाता है। तेलंगाना की सीमा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से लगती हैं। तेलंगाना राज्य पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तेलंगाना क्षेत्र से आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ES नरसिम्हन को तेलंगाना का पहला राज्यपाल बनाया गया था। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित राज्यों में किसका लोकसभा में उच्चतम प्रतिनिधित्व है? किसका लोकसभा में उच्चतम प्रतिनिधित्व है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं, लगभग 801।
तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीट, सॉरी 80 सीटें हैं, इसमें 80 हैं कि कुल 80 सीटें हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं। लोकसभा में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटें हैं और उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है। अगस्त 2023 तक लोकसभा में महाराष्ट्र में 48 प्रतिनिधि हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि इन्हीं फैक्ट से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, फोडोग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? फोडोग मठ जो है ना, ये सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम राज्य में लोसांग त्यौहार प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। सिक्किम की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है गंगटोक। तो आपको ध्यान रखना है कि सिक्किम की राजधानी है गंगटोक और सबसे बड़ा शहर है गंगटोक। काजी लेहदूप दोरजी सिक्किम के पहले मुख्यमंत्री थे। श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य भारतीय सिक्किम राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं। सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत पहाड़ी श्रृंखला है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियाँ भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएँ हैं और ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से गुजरती हैं। अरावली श्रृंखलाओं की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू राजस्थान में पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला भारत में सबसे पुराना बलित पर्वत है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अजंता पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली है। भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? काडमस। उरल पर्वत श्रृंखला हर सीनियन काल में उत्पन्न हुई थी। कब उत्पन्न हुई थी उरल पर्वत श्रृंखला? हर सीनियन काल में उत्पन्न हुई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए एक स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। उसमें ब्रिटेन यूके का प्रधानमंत्री कौन था? उसमें ब्रिटेन यूके का प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली। कौन था? क्लेमेंट एटली। इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 16 जुलाई 1947 को पारित किया गया। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के साथ दूमहल लोक नृत्य जुड़ा है? जम्मू और कश्मीर के साथ में दूमहल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है। यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह नृत्य केवल क्षेत्र के वाटल जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। जो दूमहल जो नृत्य है ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? वाटल जनजाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य ढोल और अन्य वाद्य यंत्रों की धुन पर किया जाता है। एक है ड महल। ड महल जो है ये जम्मू और कश्मीर राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। खुल्लम लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित है। सिद्धि धमाल जो है ये नृत्य गुजरात से संबंधित है। और एक है डप मुट्र नृत्य जो है ये केरल राज्य के साथ जुड़ा हुआ है। और दुमहल लोक नृत्य ये जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, भूकंप तरंगों को किस एक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? तो भूकंप तरंगों को सीस्मोग्राफ के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। सीस्मोग्राफ एक यंत्र है जिसका उपयोग भूकंपों का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। पहले सीस्मोग्राफ 1890 में विकसित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो सीस्मोग्राफ था ये 1890 में विकसित किया गया था। भूकंप की तीव्रता मरकैली पैमाना पर मापी जाती है। भूकंप के समय पी तरंगे सीस्मोग्राफ पर सबसे पहले पहुंचती हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 1949 में निम्नलिखित में से वित्तीय संस्थान का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1949 में वित्तीय संस्थान का राष्ट्रीयकरण आरबीआई के द्वारा किया गया था। सहकारी समितियां भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत नहीं आती हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। डिप्टी गवर्नर की अगर हम बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर हैं श्री महेश कुमार जैन। डॉक्टर एम
डी पात्रा, श्री एम राजेश्वर राव, श्री टी रविशंकर, यह आपको ध्यान में रखना है। आरबीआई 1 रुपये को छोड़कर सभी नोट जारी करता है। नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर अंग्रेजी और हिंदी में होते हैं। 1 रुपये को छोड़कर सभी नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक बर्मा के लिए भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया है। दूसरी बात, सर ओसबोर्न ए स्मिथ भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए, जो सर ओसबोर्न ए स्मिथ थे, इन्होंने 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक राज्यपाल का पद संभाला है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में बहती है? कृष्णा नदी जो है ना, ये बंगाल की खाड़ी में बहती है। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में निकासी होती है। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी से निकासी होती है। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उत्तर प्रदेश की 2 प्रमुख नदियां गंगा और यमुना प्रयागराज से मिलती हैं। नील नदी उत्तर दिशा में बहने वाली नदी है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न, सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजा फ्लू के लिए कौन सा प्रेरक सूक्ष्मजीव जिम्मेदार है? वायरस जिम्मेदार है। इन्फ्लुएंजा पैदा करने के लिए माइक्रोसोव वायरस जो है ये जिम्मेदार है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को? बिहार पुलिस कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लासें आप लोगों की चल रही हैं रेगुलर। जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।